बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऑपोजिशन की सियासत के गुब्बारे से हवा तो निकल गई। इतना तो वाज़े हो गया कि जितनी भी जमातें ऑपोजिशन मुत्तहिदा ऑपोजिशन का ढोंग रचा लें, लेकिन किसी भी तरीके से ये तमाम जमातें यूनाइटेड नहीं हो सकती, क्योंकि नज़रियात तो मुख्तलिफ हैं ही, सियासी तरीका भी मुख्तलिफ है, सियासी तर्ज भी मुख्तलिफ है, लेकिन इसके साथ साथ जो मंजिल होती है, यकजानियत होती है उस मंजिल के अंदर, वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। तमाम की तमाम सियासी जमातें मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चलकर कह रही हैं कि हमारी जी मंजिल एक ही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इस लाश के अंदर अभी भी जान डालने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसे में शेख रशीद साहब जो फरमाते हैं कि जी खान को अपोजिशन की तरफ से कोई खतरा नहीं है, उसमें सदाकत नजर आती है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास हुआ, जिसकी कंटिन्यूएशन आज भी चली, और उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शो कॉज नोटिस के ऊपर भी बड़ा गम गुस्से का इजहार किया, पेपर्स फाड़ के फेंके। ऐसे में जहां अपोजिशन की जमातें आपस में गुस्से में आए हुए दो बच्चों की तरह लड़ रही हैं, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किधर जा रही है, ये अहम सवाल है। इस हवाले से बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे NCOC, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर क्या काविशें कर रही है, क्या काम कर रही है, क्या हो रहा है। बड़ी तनकीद का निशाना है, लेकिन को काम हो भी रहा है उधर या नहीं हो रहा। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ सबसे पहले मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर बहरामंद तंगी साहब। बहुत शुक्रिया तंगी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर जरका सोहरवर्दी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया जरका, आपने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही बात स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन समझी जा रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में। जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही शुरू करते हैं। तंगी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शो कॉज नोटिस फाड़ कर फेंक दिया, तालियां बजी सीईसी में। कितनी सदाकत है इस बात में? क्यों इतना गुस्सा, क्यों इतना मसला? अगर तो मंजिल एक है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, तो फिर इतनी बातों पर इख्तलाफ क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे पहले जो कुछ कहा है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि मेरे चेयरमैन ने कहा कि हम सियासत करते इज़्ज़त के लिए, और जब इज़्ज़त ना हो तो फिर उस सियासत का क्या मतलब। और मैं आपको बता दूं कि ये वही सेंटेंस है जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शहीद बीबी को भी कहा था कि बेटा जब इज़्ज़त ना हो तो आप वज़ीर-ए-आज़म शिप को भी लात मारे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है इज़्ज़त पे, और जब इज़्ज़त ना हो तो फिर उस सियासत का फ़ायदा भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि PDM के प्लेटफॉर्म से जो शोकाज नोटिस मिला है, या तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और शाहिद खान अब्बासी ने हमें अपनी ज़ीली तंजीम समझा है, या उसने अपने हमें नौकर समझे हैं, या उसने ये सोचा है कि हम उसके पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक स्टैंड थी कि PDM के प्लेटफॉर्म से तमाम अपोजिशन जमातें, चाहे वो पार्लियामान के अंदर हो, या अगर जिसके पार्लियामान के अंदर कोई मौजूदगी ना हो, नुमाइंदगी ना हो, तो वो पार्लियामान से बाहर भी इतनी ही ताकतवर होंगे जितने पार्लियामान के अंदर जिनकी नुमाइंदगी होती है। और इस PDM को हमने इस्तेमाल करना था सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़। उसने आज जो कुछ किया है इदारों के साथ, मुल्क के साथ, अवाम के साथ, स्टूडेंट के साथ, ट्रेडर्स के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, चाबी पिरोश के साथ, किसानों के साथ, आम जनरल मासेस के साथ जो कुछ किया, तो PDM के प्लेटफॉर्म को हमने सेलेक्टेड के लिए इस्तेमाल करना था, न कि PDM के लीडरशिप ने हमें अपनी ज़ीली तंजीमें समझ करके हमें शौकात नोटिस दिया। मैं समझता हूँ कि PDM की तमाम लीडरशिप माफ़ी मांगे, और माफ़ी इस मांगे, कौम से माफ़ी मांगे कि हमने सियासी जो अमल था वो सियासी नहीं था, वो पर्सनल कैपेसिटी में उसने बचकाना हरकत करके ये शोकाट नोटिस दिया है। और यही वो तरीका है, यही वो जवाब था जो कि मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को न सिर्फ अप्रिशिएट करता हूं, बल्कि इस रोल पर उसने एक किरदार अदा किया है कि उनको उसका जवाब देना चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम वर्कर और जियाले पार्लियामेंटेरियंस इस एक्शन के साथ है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ।
अच्छा तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि पीडीएम यानी बाकी 9 जमातें, एएनपी और पीपल्स पार्टी यानी 2 जमातों से माजरत करे कि आपने शो कॉज नोटिस क्यों भेजा है। हालांकि पीडीएम कहती है कि हमने डिसिप्लिन के हवाले से, पूरी पीडीएम ने, किसी एक जमात ने एक जमात को नहीं बल्कि पीडीएम की 9 जमातों ने, पीडीएम ने ओवरऑल 2 जमातों को डिसिप्लिन के हवाले से खिलाफ वर्जी करने पे एक नोटिस भेजा जिसके अंदर कोई गलत नहीं है। आपको लगता है कि पीडीएम माफी मांगेगी पीपल्स पार्टी और एएनपी से शो कॉज नोटिस देने पे? देखिए मेरी बात सुने, जहां तक डिसिप्लिन का ताल्लुक है तो डिसिप्लिन जुमात में रखते हैं और जुमात का कोई अमीर या मरकजी चेयरमैन होता है तो वो किसी ओहदेदार से शोकाज नोटिस के जरिए डिसिप्लिन के बारे में पूछ सकते हैं। हम अपना मैनिफेस्टो, अपना मंशूर और अपना प्रोग्राम रखते हैं और पीडीएम में चाहे छोटी जमातें हो या बड़ी जमातें, उसका अपना मंशूर, अपना प्रोग्राम, अपना मैनिफेस्टो, अपनी पॉलिसी होती है, अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होते हैं और वहां से फैसले लाकर ओपीडीएम के प्लेटफॉर्म से उस पर बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर ये समझते थे कि ये कंसेंसस की बात है तो क्या अगर ये जो कुछ कह रहे हैं, या अगर चाहे वो अपोजिशन लीडरशिप की बात हो, चाहे वो चेयरमैनशिप की बात हो, चाहे वो कुछ और चीजें हैं, तो वो मीटिंग के अंदर, कमरे के अंदर भी हो सकती थी, न कि वो मीडिया का जीनत बने। इस मीडिया पर हम आकर नालायक हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, इस मीडिया पे हम आकर नाजायज हुकूमत पे बात करते हैं, सियासी नाबालिगों के हुकूमत पे बात करते हैं, करप्ट पाकिस्तान की तारीख के सबसे करप्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस मीडिया को हम यूज करते हैं। तो इन लोगों ने, इन नादानों ने जो बचकाना हरकत करके आज हम पीडीएम पे बात करते हैं और जो मुल्क के असल इश्यूज है, जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती हैं, आज कोरोना की वजह से घर घर पे कोरोना के मरीज मरते जा रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, वहां मास्क नहीं है, वहां बेड्स नहीं है, वहां सेपरेट वार्ड नहीं है, तो हमें उस पर बात करना चाहिए था। लेकिन इन नादानों ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म को अपने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया, जो ज्यादती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमेशा, अच्छा, आप लोग आपस में लड़ ही पड़े हैं तंगी साहब, तो हम ये समझे कि अब हुकूमत को गिराने के जो नारे थे वो सारे खोखले हो गए और अब हुकूमत इधर ही है, अब नहीं जाती कहीं। अनिका, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये मुझे बताएं कि क्या इमरान के खिलाफ पीडीएम के जरिए इमरान की हुकूमत खत्म होगी? पौने 3 साल से इमरान ने आज तक जो किरदार अदा किया है वो अपने किरदार से खत्म होता जा रहा है, उसकी कुव्वत खत्म होती जा रही है, उसकी हुकूमत कमजोर होती जा रही है। और मैं आपको बता दूं, आज से 1 साल पहले मैंने आपके यहां आपका टॉक शो किया था और मैंने आपको कहा कि नाउ इमरान गवर्नमेंट इज गोइंग डाउन डे बाय डे। ये सेंटेंस याद है अभी भी मुझे और आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि इमरान इकोनॉमी पे कुछ उनके पास नॉलेज नहीं है और आज से 1.5 महीने पहले सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर उसने कहा कि मुझे तो मईशत का पता ही नहीं है, मुझे तो पता नहीं कि मईशत है क्या चीज़, मेरे पास तो तैयारी नहीं थी, मेरे पास टीम ही नहीं है और जिसके पास तैयारी नहीं है तो उनको हुकूमत नहीं लेना चाहिए। तो ये तो 1 साल पहले मैंने कहा था इस टॉक शो में और फिर सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि न मेरे पास टीम है न मुझे मईशत का पता है। तो फिर जब एक प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि मेरे पास टीम भी नहीं है, मुझे हुकूमत भी नहीं लेना चाहिए और मुझे मईशत की भी पता नहीं है, तो फिर ये किस जुबान से इनके नालायक टीम कहती है कि हमने मुल्क को तरक्की दी, हमने इकोनॉमी को मजबूत किया, हमने गवर्नेंस को मजबूत किया। ये अनिका, मैं आपको एक बात बता दूं कि 74 साल तारीख में पाकिस्तान की पहली मरतबा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वो करप्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। उनके इस तरफ और दूसरी तरफ, एक तरफ और दूसरी तरफ जो बेटे वाले लोग हैं, वो दवाई माफिया हैं, वो गंदम माफिया है, वो आटा माफिया है, वो मास्क माफिया है, वो वैक्सीनेशन माफिया है, वो चीनी माफिया है, वो पेट्रोल माफिया है और उससे पूरा का पूरा हिस्सा बनिगाला जाता है और इसमें अच्छा, आखिर में ये तो बता दें कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बकौल पीडीएम जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड हो चुकी है, कोई ऐसी बात है, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी, कोई बातचीत, कोई अगली टर्म लेने की कोशिशें चल रही हैं तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से? और ये जो इल्जाम बार बार पीडीएम लगा रही है आप पे कि आप सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो कहीं धुआं होता है तो कहीं ना कहीं आग तो होती है, कोई ना कोई चिंगारी तो होती है, ये चिंगारी है? देखिए मेरी बात सुने, सिलेक्शंस और सेलेक्टेड
ये पूरी दुनिया जानती है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 3.25 साल पहले इमरान को मुखातिब करके पहली स्पीच में कहा कि यू आर द सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बट वी वांट टू सपोर्ट फॉर द सेक ऑफ दिस पार्लियामेंट, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर द सेक ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं समझता हूं कि यही वही सेलेक्टेड है जो उसने अपने किरदार से साबित किया कि आई एम द सेलेक्टेड, आई डोंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग द इकोनॉमी, गवर्नेंस, फॉरेन पॉलिसी। मैं समझता हूं कि इमरान की सिलेक्शन और अभी जो आप कह रहे हैं कि आप सेलेक्टेड है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की ताकत पे यकीन रखने वाली जमात है, जमहूरी फैसलों पे यकीन रखने वाली जमात है, और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए अपोजिशन को साथ मिलाकर आगे बढ़ने वाली जमात है। ये 2008 में भी मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी तमाम जुल्म ज्यादती माफ करके नवाज शरीफ को वेलकम किया था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अपोजिशन की ताकत से, मदद से, तावन से उसको पास किया था। 18वीं तरमीम को मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपोजिशन की मदद से, तावन से पार्लियामान को एक पार्लियामान बनाकर 18वीं तरमीम पास किया था। मेरी शहीद बीबी ने तमाम जुल्म ज्यादती माफ करके नून ग्रुप को कहा था और नवाज शरीफ को मुखातिब किया था कि आप अपोजिशन लीडर हैं, हम जानते हैं कि आपकी स्टेटस क्या है, हम आपको आपकी स्टेटस देंगे, हम आपका अपोजिशन लीडर मानते हैं, आइए हम सब मिलके इस पार्लियामान को मजबूत बनाएं। और अगर हम आपस में नहीं मिल सकते हैं तो आइए हम दोनों तरफ से एक कमेटी बनाएं ताकि इस मुल्क के लिए, इदारों के लिए, इस पार्लियामान के लिए काम करें और आगे बढ़े। तो हम वो जमात नहीं है कि हम सिलेक्शन पे यकीन रखते हैं, हम आवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं, कंसेंसस पे यकीन रखते हैं और जोड़ की सियासत हम चाहते हैं, न कि मौलाना फजलुर रहमान की तरह तोड़ की सियासत हम करें। राइट, सेनेटर बहरामन तंगी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वाज अ प्लेजर हैविंग यू। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इसी के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे सेनेटर जरका से। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पीडीएम में तो लड़ाई हो गई, अब क्या इमरान खान साहब उसी तरीके से कहेंगे कि हाँ पीडीएम में लड़ाई हो गई जैसे मरियम साहिबा कहती थी, या फिर अपने गिरबान में झांक कर अपनी हुकूमत को सही करने की कोशिश करेंगे? सेनेटर जरका साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जरका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में तो लड़ाई हो गई, अब वो शेख रशीद साहब ने भी आज कहा है उससे कोई खतरा नहीं है आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोगों को खतरा है तो आपके अपने नजरिए के इनहराफ से जरूर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पंजाब के अंदर, मेरे पास खुद डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं खुद भी प्रूव कर सकती हूँ बहुत सारे लोगों की करप्शंस। कुछ लोग ऐसे हैं जो खान साहब को भी पता है, खान साहब ने उनकी सरजनिश भी की है इस मामले में। पंजाब में वो जो दौड़ थी सीएम बनने की, उनके अंदर उनका नाम भी मौजूद था। वो लोग करप्शन कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, सब काम चल रहे हैं। क्या ऐसे लोग आप जैसे और बहुत सारे नजरियाती पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग उन लोगों को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? कैसे, हाउ आर यू बेयरिंग ऑल ऑफ दोज पीपल जो कि करप्शन कर रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं और रुक भी नहीं रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनीका। बात यह है कि जमहूरियत में आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप हमारी पार्टी से निकल जाएं और आप हमारी पार्टी में आ जाएं। इट इज हर एक की अपनी मर्जी है, अपनी मंशा के मुताबिक लोग आते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये खासा है कि ये वो वाहिद जमात है जो हुकूमत में होते हुए उसने कभी किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को ये नहीं कहा कि ये केस चलाओ और ये केस रोको। आपने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ केपीके में हुकूमत थी तो तब भी हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए, तो हमने कहा ठीक है आप ट्राई करें, और वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके जो मिनिस्टर साहब थे वो उसके थ्रू गए। सिमिलरली अब जब हमारी फेडरेशन में हुकूमत आई है और पंजाब और केपीके में हुकूमत है, तो अब भी आपने देखा कि पंजाब के हमारे मिनिस्टर्स के ऊपर जब भी नैब ने कोई केस किया तो हमने कहा सौ बिस्मिल्लाह, और हमारे मिनिस्टर्स ने भी बड़ी खंदा पेशानी से रिजाइन किया, अपने केसेस भुगते और उसके बाद बरी जिम्मा होके वापस आए। और ऐसे ही होना चाहिए कि आपके जो लॉ, आपकी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि क्योंकि इतने दिहाइयों से ये काम एक नूरा कुश्ती की तरह चलता है, तो इसमें लोगों को एक तो यकीन नहीं आता
और जो इंस्टीट्यूशन है उनको खुद भी समझ नहीं आती कि वो किस तरह फ्री एंड फेयर काम करें। तो आई थिंक बड़ा अच्छा बिगिनिंग है, बहुत अच्छी तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इन सब इश्यूज को लेके चल रहे हैं। और जाहिर है जब आप स्टेटस को चैलेंज करेंगे, जब आप पुरानी रवायतों को सही तरह से उनके बारे में बात करेंगे तो हलचल तो मचेगी। लेकिन प्रॉब्लम इज कि करप्शन दूर होने से आम आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा मसला गिनवाती हूं मैं आपको, एक एक करके गिनवाती हूं। डॉलर ऊपर गया, अशय खुरनोश की कीमतें ऊपर चली गई, गाड़ियों की कीमतें ऊपर चली गई, प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर चली गई, डॉलर नीचे आया, किसी की कीमत नीचे नहीं आई, कीमतें वहीं की वहीं है। लेकिन कल को डॉलर फिर 1 रुपया या 1 पैसा भी ऊपर जाएगा तो सारी चीज़ों की कीमतें ऊपर जाएंगी। इसके अलावा इदारे सही करने थे, इदारों के अंदर इस बात से कि जी अब करप्शन अलाउड नहीं है इसलिए हमारे रिश्वतों के रेट बढ़ गए हैं क्योंकि एक रिस्क बढ़ा है। रिश्वतों की जो अमाउंट मांगी जा रही है वो डबल ट्रिपल मांगी जा रही है। तो क्या आपके करप्शन ख़त्म करो के नारे से अवाम को रिलीफ मिला या नहीं? दैट इज द मेन क्वेश्चन। नारा अच्छा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी चाहे अच्छी हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। उसके बारे में क्या करने का इरादा? 2.5 साल रह गए जरका जी। बात ऐसे है अनीका कि आप जो बातें कर रही हैं वो बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। आप इस वक्त मीडिया में बैठी हैं और मीडिया का काम है लोगों तक सही बात पहुंचाना। आप मुझे बताइए कि ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान में, जब आपकी सारी कौम एक ही काम पे लगी है। छोटा भी कहता है मैं, अगर बड़ा बड़े हाथ मार रहा है, बड़ा बड़ी करप्शन कर रहा है, तो छोटा कहता है मैं भी छोटी करप्शन तो जरूर करूं, मेरा हक है। अगर मेरा लीडर कर सकता है तो मेरा भी हक है। जब इस माइंड सेट को और इस किस्म की तरबियत को आप लेके पिछली कम से कम 4 दहाइयों से चल रहे हो तो एक रात में हालात नहीं बदलते, एक रात में कहानी बदलती नहीं है। इस वक्त चैलेंज ये है कि आपकी हुकूमत, आपका जो लीडरशिप है, आपकी सिविल मिलिट्री जो सोच है वो यही है कि करप्शन खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान कभी भी तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सकता जब तक करप्शन हो। पाकिस्तान क्या, कोई मुल्क भी नहीं हो सकता। आप चाइना का एग्जांपल देख लें, उन्होंने किस तरह 70% पॉपुलेशन को पॉवर्टी से उन्होंने निकाला है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने करप्शन के ऊपर जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, 4000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने फारिग किया है। तो पाकिस्तान में क्योंकि अवाम हिस्सा है ना, सारी जहां प्रॉब्लम्स है अवाम उसका हिस्सा है। अवाम और जो लोग इस वक्त इंस्टीट्यूशंस में हैं, जो लोग इस वक्त जिनके हाथ से कागजात निकलते हैं, जो काम करते हैं, वो भी वही, उनमें भी वही करप्शन अनफॉर्चुनेटली फैली हुई है जो पूरी सोसाइटी में है। तो इन चीजों को बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं इससे आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि इसमें आपका रोल कलीदी है और हम भी आपको देख रहे हैं। हमसे तो ज्यादा आपका रोल है नजर का, सारी चीजें हमारे कंधों पर तो ना डाल देना। आप बहुत बड़ा रोल है और आप जिस तरह से आपने लोगों को आगाही दी कि पनामा के हवाले से, जिस तरह से आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर मीडिया ने कहा, वो किसी पार्टी का भी हो, उन्होंने हक सच की बात की। अब वक्त है, अगर कौम को हमने बनाना है। मजे की बात सेनेटर साहिबा ये है कि वही मीडिया जिसकी कल को तारीफ होती थी हुकूमत में आने से पहले, आज उसी मीडिया को मलामत की जा रही है। यहाँ तक कह दिया गया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो छतरी वाला मामला है वो भी भारत की साजिश थी और जिस मीडिया वालों ने, जिस सहाफ़ियों ने उसको शेयर किया वो भी उसी में मुलव्वस हैं। अब वही वाला मीडिया जो है अब उसकी अच्छी खासी बुरी की जा रही है। एनीवे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर जो तोड़फोड़ चल रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम, उसको आप किस तरह से व्यू करती हैं? एक तरफ तो PMLN और पीपल्स पार्टी की रिफ्ट तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी के ये कहते हैं ना कि जी ANP और पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांगी जाए, जो उनको शो कॉज नोटिस दिया उस बात पे लोग कह रहे हैं कहीं पीछे कहीं आपका सब्सटीट्यूट तो नहीं ढूंढा जा रहा, PTI का सब्सटीट्यूट? बात होता क्या है अनीका, सियासत में कॉमन इंटरेस्ट होते हैं जो ड्राइव करते हैं किसी भी मूवमेंट को, या कुछ अगर मुख्तलिफ पार्टियां इकट्ठे हों तो PDM का एक कॉमन इंटरेस्ट था। उनका कॉमन इंटरेस्ट ये था कि जो करप्शन के जो केसेस वगैरह हैं उनको उससे रिहाई मिले, और दूसरा ये कि उनका एक कॉमन टारगेट था कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना हो तो सब कुछ ठीक है। फिर उनकी डीलें भी हो जाती हैं, उनको मिनिस्ट्रियां भी मिल जाती हैं, उनको जो चीजें वो चाहते हैं वो मिलती हैं। तो उनका एक
टारगेट था जो उनको इकट्ठे लेके आया। लेकिन क्योंकि इनका बेसिक नजरिया का नहीं मिलता, तो आपने देखा कि किस तरह से उनकी तोड़फोड़ हो रही है और हुई है। जिस तरह से वो कागजात फाड़ रहे हैं, शो कॉज नोटिसेस एक दूसरे को दे रहे हैं, और फिर उसका ANP छोड़ के चली गई, पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस फाड़ दिया, और जो भी कुछ उनका पीपल्स पार्टी जिस तरह से उनको लेके चल रही है, तो ये तो एक हमारे लिए तो एक तमाशा सा है, उसको हम देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि जब PDM में खुद ही फूट पड़ गई, तो अब उन्होंने किसको डराना है और किसके खिलाफ उन्होंने PTI एंजॉय कर रही है सरका साहबा इसको, सारी चीज को कौन एंजॉय कर रहा है? PTI पूरी एंजॉय कर रही है या सिर्फ सेनेटर्स एंजॉय कर रहे हैं? कौन एंजॉय कर रही है? खान साहब एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन को? देखिए जी, ये तो जाहिर है जो तमाशा देख रहे हैं वही एंजॉय कर रहे हैं ना। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर इसमें याद दिलाना चाहूंगी। देखिए, हम इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम इस वक्त ये बात नहीं, मेरे दिल में जो बात है वो ये है कि हमारा मेन जो इशू वो पाकिस्तान होना चाहिए, कि पाकिस्तान को हमने किस तरह तरक्की करानी है, पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर करने हैं। आपस की लड़ाइयां एक पार्टी की दूसरी पार्टी के साथ और उसका तमाशा, जैसे मैंने पहले कहा, ये हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। हमने पाकिस्तान की तरक्की करानी है और उसके लिए हमें सब पार्टीज को अक्रॉस द बोर्ड नेशनल इंटरेस्ट के लिए इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। 100% अग्रीड, 100% आगे लेके जाना बहुत जरूरी है। इसमें कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाए तो सारी पार्टीज को इकट्ठे रहना है। बट क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ईगो साइड पे रखकर बाकी जमातों को मेज पर लाने को तैयार है या नहीं? क्या वो प्राइम मिनिस्टर साहब, जो कि पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स की बात आती है तो वो आर्मी चीफ को भेज देते हैं, खुद नहीं जाते? क्या वो इन जमातों के लीडरान के साथ नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के मामला पे बैठने को तैयार है? बिल्कुल बैठने को तैयार हैं। देखिए जी, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के पीछे ही तो जो एक्शंस लिए जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं बैठते? आप मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर सिंध जाते हैं, उनको रिसीव करने सिंध की चीफ मिनिस्टर नहीं आते एयरपोर्ट पे? आना चाहिए उनको। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इन चीजों को कभी भी इशू नहीं बनाया। अभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग्स हो रही हैं, बात आगे चल रही है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर सिंध गए, उन्होंने इतना बड़ा पैकेज ऐलान किया, लेकिन अब उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ये वो सवालात है जो आपको और हमें पूछने चाहिए, ताकि आम आदमी तक कोई फायदा पहुंचे। अरबों रुपए दिए जाते हैं NFC अवार्ड या हुकूमत की तरफ से, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या आम आदमी तक होता है? ये सवाल है। ये वो इश्यूज हैं जिनको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको भी प्रोग्राम्स पे ये चीजें उठानी चाहिए कि इतने पैसे पिछले बजट में मिले थे, उसमें क्या हुआ, डिलीवरेबल क्या है, इम्पैक्ट क्या हुआ। हम सिर्फ मोटी ऊपर से बातें करके, ये सियासी खेल तमाशा नूरा कुश्ती देख के हम अगले प्रोग्राम पे चले जाते हैं। राइट ज़रका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। इसी के साथ पॉलिटिकल सेगमेंट हमारा खत्म होता है। अभी मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद बात करेंगे NCOC और कोरोना वायरस की। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तानी सियासत के बाद हम बात करेंगे कोविड-19 की, जिसकी तीसरी लहर ने पाकिस्तान के अंदर कयामत बर्पा की हुई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 58 अफराद की अमवात वाक़या हुई है और 4,500 से ज़ायद अफराद कोविड का शिकार हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान के कुछ प्रोविंसेस आर वर्स देन द रेस्ट ऑफ देम। मैं डाटा के हिसाब से आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी रेट है क्या। पंजाब के अंदर इस वक्त हाई पॉजिटिविटी रेट चल रहा है और 12.2% के ऊपर पंजाब इस वक्त स्टैंड करता है। आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर भी पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है, 15.1%। इसके अलावा KP के अंदर भी पॉजिटिविटी रेट हाई है, 11.9% टू बी प्रिसाइज। और इस्लामाबाद के अंदर भी 9.2% पॉजिटिविटी रेट है, यानी हम हाई पॉजिटिविटी रेट पर बैठे हुए हैं। अगर बात करें सिंध की, बलोचिस्तान की और GB की, तो सिंध के अंदर भी इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। अभी वो उतने बुरे तरीके से मुतासिर नहीं जिस तरह पंजाब, KP के, इस्लामाबाद और आजाद जम्मू कश्मीर है, लेकिन यकीनन इस ट्रेंड में इंक्रीज जरूर नजर आ रहा है। इससे पहले अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम 3.8% पे बैठा है सिंध, इससे पहले 2.8% पर था। अब
बलूचिस्तान की बात करें, वहां भी इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मसला यह है कि टेस्टिंग उधर लो हो रही है, जिसके ऊपर बलूचिस्तान की हुकूमत को काम करने की जरूरत है। 7% पे वहां पॉजिटिविटी रेट नजर आ रहा है, यानी एक हाई पॉजिटिविटी रेट उधर मौजूद है। जीबी के अंदर पॉजिटिविटी रेट 2.3 पर है, जो कि एक स्टेबल और लो पॉजिटिविटी रेट कंसिडर किया जा सकता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर यह और ज्यादा खतरनाक सूरत हाल बन रही है, और सोने पर सुहागा यह कि सिर्फ यूके वेरिएंट नहीं बल्कि अब अफ्रीकी वेरिएंट ने भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। ऐसी सूरत हाल में एनसीओसी वो इदारा जो कि एक सिनर्जी क्रिएट कर रहा है, जो कि तमाम के तमाम इदारों को, तमाम पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ और तमाम बाकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, डाटा कलेक्शन है, उसका काम कर रहा है, एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है कि इस कोरोना वायरस से निबर्दाश्त हुआ जा सके। वो भी इस वक्त दिन रात इस डाटा के ऊपर नजर रखे हुए है और उसके हिसाब से एक्शन भी ले रहा है। पाकिस्तान के अंदर अभी और ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स को शामिल किया जा रहा है। असद उमर साहब से मेरी थर्सडे को मुलाकात हुई एनसीओसी में। एनसीओसी का एक इजलास था जिसके अंदर कुछ मीडिया पर्सनल्स को बुलाया गया था, और वो मीडिया पर्सन जो थे उनको ये बताया गया और एक खुशखबरी भी दी गई। बहुत सारी बड़ी डेंजरस सिचुएशन है जिसके बारे में आपको और भी बताऊंगी, लेकिन दो खुशखबरियां मैं आपके सामने रखे देती हूं। 60 साल से जायद उम्र के लोगों को वॉक इन वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी इसी हफ्ते के बीच में, और ईद के बाद तमाम के तमाम पाकिस्तानियों के लिए वैक्सीन फराहम हो जाएगी और वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी तमाम पाकिस्तानियों के लिए। तकरीबन 1.5 से 2 लाख वैक्सीनेशंस रोज हुआ करेंगी। तो मेरी ये गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि जब वैक्सीनेशन शुरू हो ईद के फौरन बाद, जो कि असद उमर साहब ने कंफर्म किया और बारहा कंफर्म किया, तो खुदारा फौरी तौर पर जाकर वैक्सीनेशन करवा लीजिए। इसकी बजाय कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने प्यारों को और अपने घर वालों को खतरे में डालें, फौरी तौर पर जैसे ही वैक्सीनेशन की फराहमी शुरू होती है वो वैक्सीन लगवा लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईद के बाद की वैक्सीनेशन के अलावा यह बात भी बड़ी जरूरी है कि अगर कोई शख्स खरीद कर वैक्सीन लगा सकता है तो वो खरीद कर भी वैक्सीन लगाए, ताकि बाकी वैक्सीन जो है वो उन लोगों के लिए रह जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा सिचुएशन जो मेजर सिटीज के अंदर है वो भी बड़ी क्रिटिकल जा रही है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़े बड़े शहरों के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर 62 अफराद वेंटिलेटर पर मौजूद हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। हाई ऑक्सीजन फ्लो के ऊपर 155 लोग मौजूद हैं और 328 लो ऑक्सीजन फ्लो के ऊपर मौजूद है। मुजफ्फराबाद की बात की जाए तो 10 अफराद लो ऑक्सीजन फ्लो के ऊपर मौजूद हैं और 11 अफराद जो हैं वो हाई ऑक्सीजन फ्लो पर मौजूद है, वेंटिलेटर पर कोई नहीं है। पेशावर की बात करते हैं तो पेशावर के अंदर 63 अफराद लो ऑक्सीजन पर, तकरीबन 550 अफराद जो हैं वो हाई ऑक्सीजन फ्लो के ऊपर, और 46 अफराद जो हैं इस वक्त वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। इसके अलावा स्वाबी के अंदर सूरत हाल क्रिटिकल चल रही है। लाहौर, मुल्तान, गुजरात, जहलम के अंदर भी सिचुएशन क्रिटिकल चल रही है। एवरेज पॉजिटिविटी रेट जो पाकिस्तान का है उससे ज़्यादा जिन शहरों की पॉजिटिविटी रेट है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। इस वक्त मीरपुर, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, स्वात, मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो हैं वो ऐसे शहर हैं जो कि एवरेज पॉजिटिविटी रेट से और नेशनल पॉजिटिविटी रेट जो है उससे कई ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। स्पेशली यहाँ बहुत ज़्यादा हाई पॉजिटिविटी रेट्स हैं लाहौर, फैसलाबाद के, पेशावर के, मुजफ्फराबाद के, रावलपिंडी के। तो यहाँ ये भी ज़रूरी है कि इन शहरों के अंदर और ज़्यादा ख्याल किया जाए इससे पहले कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएं। ये अवाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो SOPs को फॉलो करे, एंड नॉट जस्ट SOPs को फॉलो करे बल्कि दूसरों को भी कोशिश करे कि फॉलो करवाएं। प्रोविंशियल आउटलुक की तरफ चले जाएं तो प्रोविंसेस के अंदर भी अपने अपने तय तमाम की तमाम हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि वो SOPs का नफाज करवा सकें। NCOC इस तमाम चीज़ को ओवरसाइट दे रहा है, साथ ही साथ पॉलिसी के हवाले से तमाम सूबों की मदद भी कर रहा है। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड्स, इन तमाम की फराहमी पहली ही वेव के अंदर पाकिस्तान ने बड़े एफिशिएंटली की थी। अब सबसे ज़्यादा जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो NCOC को ही बनाया जा रहा है। अगर कोई जाए तो उसको समझ आए कि वहाँ काम किस कदर हो रहा है और दिन रात हो रहा है। यहाँ एक मिसपरसेप्शन ये भी फैली हुई थी कि अब कमसिन जो बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, उनके अंदर पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। वहाँ जो डाटा मुझे दिखाया गया उस डाटा के अंदर पहली, दूसरी और तीसरी
वेव, तीनों वेव्स के अंदर 3% पॉजिटिविटी रेट है, तो बच्चों को अभी भी उतना खतरा नहीं है जितना पहले था। इसके अलावा जो मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी सेहत के लिए उनका जो इक्विपमेंट वगैरह है उसके लिए भी हुकूमत तगदो कर रही है, एनसीओसी के जरिए कर रही है। वहाँ असद उमर साहब, जनरल हमूद और बाकी जो जितनी टीम थी उन तमाम ने हमारे तमाम सवालात के ऊपर हम लोगों को ब्रीफ किया। लेकिन खुदारा इस तमाम वबाई सूरत हाल के अंदर हुकूमत के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर कंप्लीट इन्हिसार करना एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फेल होगा। इधर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वो मेरी, आपकी, यानी एक आम आदमी की, अवाम की बनती है। इसलिए क्योंकि अगर हम किसी तरीके से SOPs को फॉलो नहीं करते और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हुकूमत सारी चीज़ें बचा ले और 22 करोड़ अवाम के लिए वेंटिलेटर्स फराहम कर दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बनती है, स्पेशली कंसिडरिंग कि अब रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, उसके बाद ईद आनी है, लोग शॉपिंग धड़ाधड़ कर रहे हैं और करेंगे, राशन के लिए भी, ईद के कपड़ों के लिए भी। अगर एक रमज़ान और एक ईद और सादगी से गुजर जाए तो शायद अल्लाह ताला को ये फेल पसंद ही आ जाए, इंस्टेड ऑफ ये कि हम लोग धड़ाधड़ शॉपिंग करें और दूसरों को कोरोना से एक्सपोज करें। इसीलिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, हुकूमत का साथ दीजिए कोरोना वायरस से लड़ने में, कोरोना वायरस से बचने में, और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन जो ही आए फौरी तौर पर लगवाइए। ये मेरी आपसे पर्सनल गुजारिश है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।